मैं अपने इंसाफ के लिए, अपने भाई के इंसाफ के लिए हर कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगा जो हमारा हक है। मैंने ऐसे खींचने के बाद उसके ना तकरीबन 30-40 टुकड़े करने शुरू कर दिए, ऐसे फाड़ फाड़ के लिखा था कि जी मेरे बच्चे छोटे हैं, अच्छा। उनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है। हम बहुत ज़्यादा आज से 3 दिन पहले रोए। ठीक है, जब रमज़ान का चांद दिखा तो बहुत ज़्यादा हमने अपने भाई को सबसे ज़्यादा मिस किया कि मचलकों के बिहार पे बेल दी जाए। कोर्ट मुझे जब बुलाए मैं आने की पाबंद हूँ। टैप करके मेरे भाई को घर बुलाया, टॉर्चर करते रहे, उसकी वीडियोस बनाते रहे हैं, उसके बाद उसको मारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। आज चूँकि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और मैं इस वक्त रईस के घर मौजूद हूं। रईस केस में क्या अपडेट हुई है? क्या मुल्ज़मान को कोई सज़ा हुई है या अभी तक केस वहीं का वहीं है? तो आज जिस इशू पर, जिस एक अहम डेवलपमेंट पर हम बात करेंगे, वो यकीनन आपके लिए बड़ी अहम होगी, क्योंकि हमने आपको ये शुरू दिन से बताया था कि हम इन मुल्ज़मान को सज़ाए मौत जब तक इनको नहीं हो जाती तब तक हम इनका पीछा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि रईस को ज़रूर इंसाफ मिले। वो शातिर मुल्ज़मा जिसका नाम आमिना था, उसने अब वो मुख्तलिफ अदालतों से जब अपनी ज़मानत लेते लेते लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंचती है, तो फिर वहाँ पर उस शातिर मुल्ज़मा का आप ये कारनामा जब सुनेंगे तो आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। मेरे साथ अली भाई मौजूद हैं। अली भाई से जानते हैं कि क्या एक अहम पेशरफ्त हुई है और मुल्ज़मा जो कि इतनी शातिर थी और अब ये अदालतों को किस तरह से गुमराह कर रही है, ये अली भाई की ज़ुबानी जानते हैं। अली भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आपकी दुआएं। अली भाई, एक तो रमज़ान शुरू हो चुका है और यकीनन आपको पता है कि रईस के बिना आप लोग रमज़ान की तैयारियां भी कर रहे होंगे, फिर आगे चल कर ईद भी आनी है। तो दुखी तो ज़ाहिर बात है ना, एक जो पिछले साल एक शख्स जो आपके साथ था, मिल बैठकर आप लोग सहरी अफ्तारी के जो है वो तैयारियां करते थे, अब चूँकि वो आपके दरमियान नहीं है, तो क्या आपको लग रहा है कि अब जो केस है वो कहाँ तक चला गया है? केस तो भाईजान, सबसे पहली बात है, अगर आप रमज़ान की फर्स्ट बात करें तो मेरा छोटा भाई था, उसका वो यही शेड्यूल होता था कि हर रमज़ान उसने ना सहरी के टाइम हमें उठाना है। उसने रात सोना नहीं, क्योंकि टाइम इस तरह का होता था कि घर वाले सो जाना है, तो उसने हमें उठाना, सहरी की तैयारी करवानी उसी ने। ठीक है, उसने सामान वगैरह घर ला के देना, सहरी करनी खुद भी, दूसरों को भी करवानी। इवन कि हमारे मोहल्लेदार यहाँ पे जो कुछ लोग आते थे, को सहरी के लिए उनको बुला लेता था कि यार आओ सहरी हमारी तरफ करनी है आप। उनको सहरी के तमाम करके नीचे लेके जाना, उनको सहरी करवानी, नमाज पढ़ के आके उसने सो जाना, हमें पता ही नहीं होता था। ठीक है, पहला रमज़ान आया, ठीक है, ना मेरे वालिद है हमारे घर में, बिल्कुल, ना भाई है, बाप चले गए बेटे के गम की वजह से, सदमे की वजह से चले गए कि जब जवान बेटे का जब इंसाफ नहीं एक बाप को मिलेगा तो वो दिल बर्दाश्त होके क्या करेगा बेचारा, वो दिल पे ले ली, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए गमज़दा होके। तो ना बाप है घर में और ना ही भाई है, इसलिए हमें पता है जो हमारे ऊपर बीत रही है। मेरी वालदा है, हमारी पूरी फैमिली है, हम बहुत ज़्यादा आज से 3 दिन पहले रोए। ठीक है, जब रमज़ान का चांद दिखा तो बहुत ज़्यादा हमने अपने भाई को सबसे ज़्यादा मिस किया, क्योंकि हमारा भाई था, वो होता तो शायद वाले साहब भी जिंदा होते, क्योंकि हमें तो दुख ही नहीं था, कोई ना परेशानी थी, हमारी हैप्पी लाइफ थी, हमारी बिल्कुल, हंसी खुशी ज़िंदगी थी हमारी, हंसता बसता घर था हमारा, कोई दुख ना कोई तकलीफ़, हमें किसी चीज़ की परेशानी ना कोई दुश्वारी थी, हम अपनी लाइफ अच्छी तरह स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अचानक इस तरह का मोड़ आ गया कि ये शातिर मुल्ज़मा उसने अपने जाल में वरगला लिया। तो आज ये नौबत आ गई कि ना हमारा भाई इस दुनिया में, ना हमारा बाप इस दुनिया में। अच्छा अली भाई, लास्ट जो पेशी गुजरी है उस पेशी पे कुछ ऐसा वाक़या हुआ है, वो क्या वाक़या हुआ है वो बताएं ज़रा। वो वाक़या इस तरह हुआ है कि भाईजान, हम लोग वहाँ पे गए पहले ना, गाँव में गए वहाँ पे कोर्ट में, तो मुझे छुट्टी का दिन था, तो मुझे कॉल आ गई थी कल आपकी ना पेशी है अच्छा, हाई कोर्ट में, जस्टिस शहराम सरवर साहब उनकी अदालत में आपकी पेशी है। मैंने कहा ठीक है, मैं अगले दिन चला गया हूँ। तो मुझे जज साहब ने पूछा जी आपका वकील, मैंने कहा सर मुझे वकील नहीं मैंने किया, मुझे वकील करना, मुझे टाइम चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने कहा आपने टाइम, मैंने कहा सर मुझे एक दिन पहले कॉल करके बता रहे हैं। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा सर हमने ऐसे ऐसे कुछ मसरूफियात थी हमारी, वो बलाच जो हुआ अभी रिसेंटली, उसके वो केस से वो सारे भागदौड़ लगी हुई थी। उन्होंने डेट डाल दी मुझे, ये ले जी। अब नेक्स्ट डेट जो डली थी, हम लोग चले गए वहाँ पे। अब
आप यकीन करें कि वहां पे जो उनका जो वकील था वो बेल की जो वो लिख के लाया था ना अपने पेज के ऊपर कि मुझे ये बेल चाहिए, वो उसके मैं आपको चंद जो लफ्ज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके नाजरीन के साथ। उसमें ये लिखा हुआ था, मुझे वो पढ़ के ना आज भी मुझे हैरानगी होती है कि यार ये पाकिस्तान का कानून है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है, हम लोग कोई हिंदुस्तान में नहीं रहते, ठीक है, हम लोग कोई किसी और कंट्री में नहीं रहते, ऐसे ही है, ठीक है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, इस्लामी ममालिक हमारा। उस वो लिखा क्या था, उसमें ये लिखा था कि जी मेरे बच्चे छोटे हैं, अच्छा, उनकी कफालत करने वाला कोई नहीं है, मुझे मचलकों के बिहाफ पे बेल दी जाए, कोर्ट मुझे जब बुलाए मैं आने की पाबंद हूँ, इन बुनियादों पर मुझे बेल दी थी। इन बुनियादों पे मुझे बेल चाहिए। तो मैंने वो जब पढ़ा ना तो वो प्रोसिक्यूटर खड़े थे, तो मैंने उनसे ये बात की, मैंने कहा सर अगर इस तरह का कोई मैटर हो तो क्या आप बेल दे देंगे? इस तरह तो कोई भी खातून जो शातिर खातून इस तरह की वो किसी की भी जान लेके आके बैठ जाए, अपने तो बच्चों की बुनियाद पे अपने जो है ना बच्चों वो, को बुनियाद पे मुझे जी बेल चाहिए, तो कोर्ट क्या उसकी 6 माह में बेल एक्सेप्ट करेगा? उन्होंने कहा नहीं भाईजान, इसकी भी कुछ वजूहत होती हैं, हाँ, बेल की कंडीशंस होती हैं। मैंने कहा सर ये मैटर है हमारा, कहते ये लिख के तो ये लेकर आए हैं। मैंने कहा जब मैंने बताया कि ये इन्होंने ट्रैप करके मेरे भाई को घर बुलाया, टॉर्चर करते रहे, उसकी वीडियोस बनाते रहे हैं, उसके बाद उसको मारा है, मारने के बाद उसको ले गए 40 किलोमीटर वो शाम के भटियां हैं बिल्कुल इनके घर से जहाँ इन्होंने वाकया सर अंजाम दिया है, तो 40 किलोमीटर वो ट्रैवल करती रही है साथ में, वहां पे गई, इन्होंने डेड बॉडी को जलाया वहां पे, कोई इस चीज का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, ठीक है, कि ये मुलजम ये वही जो केस है जो पिछले दिनों काफी फेमस हुआ था सोशल मीडिया पे, डिलीवरी बॉय मर्डर केस, ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान का बच्चे को पता था, बूढ़े से लेके एक बच्चे को पता था कि यार ये ना हक हुआ है, बिल्कुल ये बच्चे के साथ ना हक हुआ है, इसको टॉर्चर करके घर बुलाया, इस खातून ने अपने हस्बैंड के साथ मिलके ये सारा वाकया सर अंजाम दिया, उसके बाद जाके डेड बॉडी को जलाया, इंसानियत की तजलील की इन्होंने, ठीक है। तो वो जब मैंने उनको रिमाइंड करवाया ना प्रोसिक्यूटर को, तो वो कहते हाँ यार ये वही है, मैंने आप वही मैं देखा, मैं वो आपको भी मैं जज कर रहा हूँ, लेकिन आप वही हैं। मैंने कहा जी सर मैं वही हूँ, मैं अपने इंसाफ के लिए आया हूँ, मेरी बूढ़ी माँ है मेरे साथ। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जज साहब को कि ये वो इस तरह बाद का में मैं मर्डर आपको हुआ है। वो भी आगे चल के बताता हूँ। वो जब मैंने सारी चीज़ें उनको बताई, मैंने कहा मेरा वालिद साहब था, मेरे बूढ़ा माँ बाप है, वो मेरा वालिद इस दुनिया में नहीं रहा, सदमे की वजह से वो भी चले गए, अपने बेटे की जुदाई की वजह से वो सदमे में 3 माह के बाद उनकी भी डेथ होगी, ठीक है, उनको इंसाफ नहीं मिला, वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। तो सर ऐसे इंसाफ होगा तो हर बंदा ही वो चलता जाएगा। बिल्कुल, ये मेरी बूढ़ी माँ है, मैं अपने इंसाफ के लिए, अपने भाई के इंसाफ के लिए हर कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा, जो हमारा हक है हम खटखटा रहे हैं कि इनको सजा होनी चाहिए, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल तो कहते कि यार ये इन्होंने तो ये मेरे पास लिख के लेके आए। इतने में उजाई साहब वो हमारी बारी आ गई, तो उन्होंने कहा जी बताएं। अब उनका वकील बता रहा है जी माय लॉर्ड ऐसे, माय लॉर्ड ऐसे, माय लॉर्ड फलां फलां। वो जज साहब जो थे ना वो ऐसे बेल लिखना उन्होंने शुरू कर दी, कि आगे जो उनका लेटर पैड पड़ा होता है शायद, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दी। तो हमारे जो वकील साहब थे अदनान सलीम गुजर, तो उन्होंने उनको ऐसे कहा सर माय लॉर्ड, उनके जी बताएं। उन्होंने कहा माय लॉर्ड के ये जो है ये आप ज़िमनी नंबर फलां पढ़े, उसमें ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास एविडेंस मौजूद है। उसके अलावा पुलिस तफ्तीश ये बता रही है कि 40 किलोमीटर ये ट्रैवल करके गई है खातून, ठीक है, वहां पे जाके इसने डेड बॉडी को जलाया भी है। पहले घर पे टॉर्चर करते रहे, उसको ट्रैप करके घर बुलाया, टॉर्चर करते रहे, उसको मारा, मारने के बाद गाड़ी में डाला, गाड़ी में डाल के ये शाम के बटियां लेके आए, वहां पे पेट्रोल छिटक के इन्होंने आग लगाई है डेड बॉडी को, जिंदा को आग लगाई, और जिंदा को आग लगाई है, ठीक है। तो वो जज साहब की ऐसी आंखें खुली रहेगी, चश्मा लगाया, कहते वो जलाया भी इन्होंने, बड़ी ऐसे ना वो शॉर्ट सा नहीं जैसे हो जाता बंदा। तो वो प्रोसिक्यूटर, वो हमारे वकील कहते हैं सर आप ज़िमनी नंबर फलां पढ़े। वो प्रोसिक्यूटर को उन्होंने कहा जी पढ़े आप, जी ज़िमनी नंबर फलां पढ़े। वो पढ़ना शुरू कर दी। आईओ जो थे वो भी वहाँ पे खड़े हुए थे, कहते जी आईओ साहब, आईओ कौन है जी? उन्होंने कहा सर, उन्होंने कहा जी आपने तफ्तीश ठीक से की? कहता सर मैंने 100% मेरिट पे की तफ्तीश, मैंने अल्लाह को हाजिर नाजर करके की, बच्चे के साथ ज्यादती, ये ना हक था बच्चा, ठीक है, इन्होंने ज्यादती की इस बच्चे के साथ। तो उन्होंने वैसे वो सडनली वो पेज फाड़ा, वो अपने पैड से निकाल जिस पर वो लिख रहे थे, जिस पे वो लिख रहे थे कच्ची कलम के साथ, वो उन्होंने ऐसे खींचने के बाद उसके ना तकरीबन 30-40 टुकड़े करने शुरू कर दिए, ऐसे फाड़ फाड़ के ना। उनको एहसास हो गया कि मुझसे ये गलत फैसला होने लगा था। तो वो जब फाड़ना शुरू कर दिए तो उसने ना एक तरफ मेरी शक्ल देखे, मेरी वालदा मेरे साथ खड़ी थी, हमें देखें, दूसरी तरफ वो उनके जो वकील हजरात थे उनको देखे, उनको ना अंग्रेजी में पढ़ गए। जज साहब जो थे वो उनके वकील को अंग्रेजी में पढ़ गए कि तुझे शर्म नहीं आती, ठीक है, यही अगर वाकया तेरी फैमिली में किसी के साथ हुआ होता
तो तू क्या करता? बिल्कुल। वो ऐसे फाड़ के उन्होंने यूं तो अली भाई, जब ये सारा माहौल बना हुआ था, जज अपनी जो स्टेटमेंट थी वो लिखते लिखते अचानक से रुक गए, फिर उन्होंने वो कागज़ को फाड़ना शुरू कर दिया जब उन्हें हकीकत का पता चला, तो उस दौरान कमरा अदालत में उसकी मुलजमा जो आमना है, उसकी फैमिली में से कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे? उसका बाप मैंने देखा था वहां पे। अच्छा। ठीक है, वो शातिर मुर्जमा का जो बाप था वो वहां पे मौजूद था। वो जब उसे जज साहब को जब हकीकत पता चली होगी तो उसके बाप के तो रोंगटे खड़े हो गए वो होंगे। बिल्कुल, जब वो पहले तो बड़ा खुश था, ऐसे बस वो उसके चेहरे की मुस्कुराहट सी थी, नॉर्मली मसनूई आसा जिसे कहते हैं हम लोग पंजाबी में। बिल्कुल। तो वो जब जज साहब को जब पता चला ना, हकाइक का पता चला कि हकाइक तो ये हैं, जब जज साहब ने वो फाड़ा तो उसके वो टुकड़े करना शुरू किए, तो मैंने उसकी शक्ल देखी, उसके साथ ही ना 14 तबक रोशन होना शुरू हो गए। अच्छा, ये तो मामला ही उलट गया। अली भाई, एंड द एंड फिर उसके बाद जज साहब ने क्या फैसला दिया? जज साहब ने यही फैसला दिया कि ये बेल हरगिज नहीं हो सकती। ये अभी उन्होंने फिर जो थे हमारे आईओ, उनसे पूछा जी इनका चलान जमा हो गया? कहते नहीं सर, अभी वो प्रोसेस में है। अच्छा। कहते प्रोसेस में, चलें ठीक है। वो उन्होंने यूं ऐसे टुकड़े फाड़ के यूं फेंके, कहा जी नेक्स्ट फाइल, और उनकी जो है वो बेल डिसमिस हो गई। वो बेल डिसमिस होगी वहां पे। अच्छा, सेशन से भी इनकी बेल डिसमिस हो सेशन चुकी से तो है? सेशन से पिछले 4 माह पहले डिसमिस हुई है। अच्छा। सेशन से बाद ये आए यहाँ पे हाई कोर्ट में। ठीक है। हाई कोर्ट में वहां पे डिसमिस हुई इनकी। अब आपको लगता है कि मेरिट पर हो रहा है जो कुछ भी हो रहा सर है? देखें, मेरी बात सुने, इन अदालतों से सबसे बड़ी अदालत है अल्लाह की। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने ही इंसानों को इन अदालतों में बिठाया हुआ है, अल्लाह के बंदे ही हैं। ठीक है। अच्छा अली भाई, आपने बताया कि अभी तक चालान जो है वो सबमिट नहीं हुआ, वो अभी तक प्रोसेस में है। वो अभी प्रोसेस ये में है। इतना लंबा प्रोसेस कैसे हो सकता सर, है? वो होता तकरीबन है, 7 से 8 माह गुजर चुके हैं इस वो वाक़ये आपकी को। बात ठीक है। वो होता है इसी तरह है कि कुछ फ्रांसी की रिपोर्ट्स होती हैं, वो पीएसएफ वालों की तरफ से आती हैं, उनका कुछ टाइम होता है। ठीक है, वो तकरीबन 120 दिन से 90 दिन से लेके 120 दिन तक उनका वो होता है टाइम पीरियड्स। तो इस हिसाब से वो जब भी उनकी वो आएंगी रिपोर्ट्स वगैरह, तो तफ्तीश वो अपनी कंप्लीट करके उस हिसाब से वो चलान सबमिट करवा देंगे। यानी कि पुलिस की जो तफ्तीश है उससे आप मुतमईन हैं? पुलिस की जो तफ्तीश है, जो अब हमारे आईओ हैं सईद मुनीर साहब हैं, सईद साहब, हम उनसे सेटिस्फाइड हैं। ठीक आप जब किसी इस तरह की कंडीशन में जब रईस को उन्होंने पकड़ा होगा, तो रईस ने क्या कहा होगा वहाँ पे कि मुझे इसने बुलाया है? मुझे इसने बुलाया है। तुम्हारी बीवी तो मेरे साथ वहाँ पे डेट्स करती रही है, बिल्कुल। मुझे वहाँ पे डेट करती रही, मुझे फलां करती रही है, तो तब क्या तासुरात होंगे? जाहिर बात है ना, जो गैरतमंद शख्स होता है ना, वो तो नहीं गवारा करता भी कि मेरी बीवी के साथ इस तरह को कोई बात करे या कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगाए। लेकिन ये गैरतमंद नहीं था, ये बगैरतमंद था। गैरतमंद होता ना तो उसी टाइम सबसे पहले उसका गला काटता, उसका गला दबाता। बिल्कुल। ये कहता ना मैंने गैरत के नाम पे मैंने सब कुछ किया है। गैरत दो तरफा होती, एक तरफा नहीं होती। बिल्कुल। ये बगैरती होती है। ऐसे ही है। अगर इतना गैरतमंद होता ना, सबसे पहले उसका गला काटता, फिर रईस की तरफ आता। ठीक है, इसको कहते हैं गैरतमंद। तो दुनिया में देखने वाले भी कहना था कि यार कोई बंदा था नस्ली। तो अभी तक इन दोनों की तरफ से, दोनों फैमिलीज की तरफ से को आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ किसी के साथ को रब्ता करने की कोशिश की है? हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरे वालिद साहब के ख़त्म पे आए थे, चलिए कुल्लों का ख़त्म था, तो मुझे नहीं पता था कि इनको कैसे इन्फॉर्म हुआ, किसने बताया, किसने भेजा। ये लोग आए तो मस्जिद में आए। अब मैं नमाज़ पढ़ रहा था, बाखुदा मैं रोज़े की हालत में, सही बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे मैंने सलाम फेरा तो मेरा मोबाइल बजना शुरू हुआ। मैंने फ़ोन निकाल के मैंने फ़ोन सुना। मैंने कहा जी, कहते जी इसे हम लोग आए हैं ख़त्म आप मस्जिद में। मैंने कहा जी आ जाए। जब मैंने इनको देखा ना सामने, मैंने कहा इनको किसने बुलाया? मैं चुप कर गया। खैर कि अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, यहाँ पे मुनासिब नहीं इस तरह की बातें कर रहा। बिल्कुल। अब मैं वहाँ से जब वो ख़त्म हुआ तो बाहर निकले, तो मैंने इनको ना समझाया। मैंने कहा आपने ना नेक्स्ट हमारे पास नहीं आना, हमारे घर नहीं आना, आपकी मेहरबानी होगी, नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि आपके हमारी आपके साथ कोई ज़ाती दावत नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, हमारी दावत जो हमारा है, जो वो मुलज़िम के साथ है। ठीक है, इसका मामू, इसकी फैमिली जो है कुछ आए थे रिलेटिव्स ना, कुछ 3-4 लोग थे। तो मैंने उनको खैर समझा के ना वहाँ पे भेजा। अब बाद में मैंने अपने जो जितने भी वो अजीज़ो कार थे, मैंने उनको जब बताया ना, तो वो मेरे ऊपर हैवी हो गए कि ये लोग आए थे, आपने हमें क्यों नहीं बताया। बिल्कुल। मैंने कहा यार नहीं, हम अल्लाह के घर में खड़े थे, मैंने उनको वॉर्न करके भेज दिया, नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएंगे। तो हुआ क्या कि जब चलीसमे का ख़त्म था मेरे वालिद साहब का, फिर इनकी मुझे कॉल आई। अच्छा। ख़त्म से एक दिन पहले ना मुझे इनका फ़ोन आया, जी वो कल आपके वालिद साहब का ख़त्म हमें पता चला है। तो मैंने फिर इनको मना किया। मैंने कहा किसकी फैमिली के लोग थे? फरहान की या फरहान की? अच्छा, फरहान फरहान के मामू लोग वगैरह, अंकल वगैरह इस तरह वो कुछ थे इनके, वो इधर मॉडल टाउन में रहते हैं कई।
तो वो ना मैंने उनको ना फ़ोन पे समझाया, मैंने कहा आपकी मेहरबानी आप ना हमारे घर ना आना। उन्होंने कहा जी हमने वो इतने कुरान पाक तो इतनी दुरूद शरीफ है तो इतने फलां, मैंने कहा वो आपकी मेहरबानी आप ना हमारे घर ना आना, क्योंकि हमारे ज़ख्म बहुत गहरे हैं, बिल्कुल हमारे ज़ख्म कभी नहीं भर सकते। जो हमारे साथ जुल्म हुआ है ना, हमें कभी भी वो ज़ख्म नहीं भूल सकते। तो लिहाजा ये कि आपकी मेहरबानी आप हमारे घर ना आना, नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। बिल्कुल ठीक है, कहते नहीं नहीं अल्लाह माफ़ करे हमारी तरफ से कोई नहीं। मैंने कहा आपकी तरफ से नहीं होगा, लेकिन जो हमारे यहाँ पे रिश्तेदार हैं, अहले मोहल्ला है, कज़न वगैरह हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे इन चीज़ों को। नहीं करेंगे भाई। ठीक है, कुछ नुकसान हो गया तो उस चीज़ के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। हमारे घर ना आना, जहाँ कहीं भी हमारी महफिल हो, कोई इस तरह का समा हो, आपकी मेहरबानी होगी आप हमारे घर ना आना। आपके साथ हमारी कोई ज़ाती दावत नहीं है। बिल्कुल मैंने वही अल्फाज ने इनके साथ दोबारा से दोहराए। तो मैंने कहा आपके साथ हमारी कोई ज़ाती दावत नहीं है, लेकिन आपकी मेहरबानी आप हमारे घर ना आना। अली भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छे अंदाज में समझाया कि केस जो है वो किस नौइयत का हो चुका है और कहाँ पर आ पहुँचा है। नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और आपने शातिर मुलज़मा की तरफ से जो बेल लेने की कोशिश की गई थी, जो अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई थी, बिलाखिर वो भी पकड़ी गई। और ऐसे मुलज़मान जो हैं वो जेलों की सलाखों के पीछे ही सड़ते रहें तो अच्छा है, क्योंकि ये मुलज़मान जब इस मुआशरे में आ जाते हैं तो ये इस मुआशरे के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं और ये नुकसानदेह साबित हो चुके हैं। मैं उम्मीद करूँगा और मैं अपनी अदालत आलिया से भी गुजारिश करूँगा कि ऐसे मुलज़मान और यहाँ जब भी आपके सामने ये केस आए तो इस केस को मुकम्मल तौर पर स्टडी करने के बाद दोबारा अच्छे तरीके से जब आप स्टडी करें तो फिर इस पर फैसला दीजिएगा। चूँकि मुलज़मान की अब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से, दोनों कोर्ट से जो है इनकी ज़मानतें कबल इस गिरफ़्तारी जो हैं वो खारिज हो चुकी हैं। मुलज़मान अब भी जेल की सलाखों के पीछे हैं और ये इंशाल्लाह अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद इस केस में कुछ अपडेट होगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।